हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। दोस्तों, हम लास्ट क्लास के अंदर जो डिस्कशन कर रहे थे वो गेट के पीवाईक्यू थे, इंट्रोडक्शन पार्ट पे, यानी कि बेसिक ऑफ आरसीसी को लेके। पीवाईक्यू स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने कुछ पैरामीटर जो हमने बेसिक में डिस्कशन किए थे उसके बारे में हमने डिटेल में देखा था, जो हमें जरूरत है उसको लेके। एंड देन हमने कुछ क्वेश्चन भी सोल्व किए थे। उसी के कंटिन्यूएशन में आगे क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखते हैं वन बाई वन किस तरीके से पूछे गए हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है द मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट। मॉडुलस ऑफ रप्चर का मतलब है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, एफसीआर से जिसको हम डिनोट करते हैं। गिव्स, ये क्या देता है? ये देता है बेंडिंग में कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ, कि भाई अगर इससे ज्यादा आपने लोड लगाया और कंक्रीट के एक्सट्रीम फाइबर में अगर टेंशन आ गया तो क्रैक हो जाएगा। ये आगे कह रहा है द डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट मे बी द डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव तो नहीं है, the tensile strength of concrete under bending that's more better than this one, the characteristic strength नहीं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, दिस इज द नॉट। क्लियर है? तो ये एफसीआर जो होता है वो एफसीआर जिसको हम लोग फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बोलते हैं और उसको मॉडुलस ऑफ रप्चर भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज इन्फ्लुएंस मोस्ट बाय, वर्केबिलिटी जो होता है वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किससे होती है? तो हम ये जानते हैं दोस्तों, वर्केबिलिटी सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है वाटर बाय सीमेंट रेशियो से। सो वाटर कंटेंट सीमेंट नहीं, दैट इज द वाटर बाय सीमेंट रेशियो। तो इससे ज्यादा सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है। कैसे? यू नो दैट जैसे जैसे हम वाटर को ऐड करते जाते हैं तो हमारे पास में जो मिक्सर होता है वो होमोजीनियस मिक्स बन जाता है। एंड देन उसके बाद में अगर हम जो है ज्यादा अगर वाटर ऐड करते हैं, यानी कि W/C रेशियो और ज्यादा कर देते हैं, तब उस केस में उसकी स्ट्रेंथ रैपिडली डिक्रीज होती है एज पर द एब्राम्स लॉ। सो द W/C रेशियो इज मेनली इन्फ्लुएंस द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। ओके, नेक्स्ट वन 1994 के अंदर आ रखा है, पोर्टलैंड सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय बर्निंग इन ए किल्न द फॉलोइंग मटेरियल। तो पोर्टलैंड सीमेंट जो मैन्युफैक्चर किया जाता है वो किया जाता है दैट इज द बर्निंग इन द किल्न इन द फॉलोइंग मटेरियल, दैट इज द लाइमस्टोन एंड क्ले। लाइमस्टोन और क्ले को हम लोग क्या करते हैं? बर्निंग करते हैं क्लिन के अंदर, और उससे जो हमारे पास सीमेंट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पोर्टलैंड सीमेंट। सो इट इज द फैक्ट, यू नो, इसको याद ही रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 1994 के अंदर ही, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट का मतलब है हम उसका जो साइज यानी कि जो शेप है वो चेंज करते हैं। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट इन ए कंक्रीट मिक्स इज नेसेसरी टू अचीव। ग्रेडिंग इसलिए की जाती है ताकि हमारे पास में वॉइड रेशियो कम से कम रहे, दैट इज द मेन जो है वो हम लोग चाहते हैं। तो अगर मैं ग्रेडिंग की बात करता हूं दोस्तों, तो ग्रेडिंग के अंदर हो जाएगा दैट इज द वॉइड रेशियो जो है हमारे पास वो कम से कम रहना चाहिए। एडिक्वेट वर्केबिलिटी, दैट्स ओके। हायर डेंसिटी, इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। रिडक्शन इन द वर्ड्स, दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। बेटर ड्यूरेबिलिटी, हाँ बेटर ड्यूरेबल थोड़ा सा अच्छा होता है लेकिन इतना ज्यादा भी फर्क नहीं पड़ता है। सो मेन इसका जो पर्पज होता है वो रहता है वॉइड को रिड्यूस कर देना या कम से कम कर देना। सेटिंग टाइप ऑफ सीमेंट, सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट सैंपल इज टेस्टेड बाय, ये मैं आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्लास में बता चुका हूं, एक पूरा टेबल बना के। आई होप टेबल इज हियर। सो सेटिंग टाइम हम जो सीमेंट का मेजर करते हैं या टेस्टिंग करते हैं वो हो जाएगा विकेट एपरेटस के अंदर। एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ हम लोग करते हैं ब्रिक्वेटी टेस्ट के अंदर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ली चार्टिलियर फ्लास्ट के अंदर। हीट ऑफ हाइड्रेशन कैलोरीमीटर में करते हैं। साउंडनेस टेस्ट जो है हम लोग जो है ली चार्टिलियर मेथड के द्वारा करते हैं। कंसिस्टेंसी विकेट के द्वारा ही मेजर की जाती है। फाइनेस जो होता है वो एयर परमिएबिलिटी, सेडिमेंटेशन एंड सीव एनालिसिस यानी कि सीव मेथड के द्वारा हम लोग करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया दैट इज द सेटिंग टाइम, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज द विकेट एपरेटस। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास दैट इज विकेट, ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज विकेट नीडल टेस्ट। सो बाकी मेथड कौन कौन से किसके लिए वो हम ऑलरेडी अभी इसमें टेबल में देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें,
टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मोर्टार, सॉरी, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट मोर्टार इज यूजुअली फाउंड बाय, जो हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, वो किसके द्वारा की जाती हैं? तो वो की जाती हैं हमारे पास, दैट इज ब्रिक्वेटी टेस्ट के द्वारा। अगर हम देखें तो हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ किसका निकालना? सीमेंट का। तो अगर मैं सीमेंट के लिए अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा ब्रिक्वेटी टेस्ट। सो हियर इज द आंसर। स्प्लिट सिलेंड्रिकल टेस्ट के द्वारा हम लोग कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ मेजर करते हैं, और विकेट नीडल टेस्ट के द्वारा हम लोग जो है सीमेंट का सेटिंग टाइम जो है वो हम लोग टेस्ट करते हैं। तो दिस इज अबाउट द कंक्रीट एंड दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द 2019। देखते हैं क्या क्वेश्चन है ये। व्हेन ए स्पेसिमेन ऑफ M25 concrete is loaded to a stress level 12.5 megapascal, a strain of 500 into 10 raised to the power minus 6 is recorded। इसमें आपको क्या कह रहा है दोस्तों? आपको ये कह रहा है M25 से कंक्रीट था, उसको लोड किया गया, स्ट्रेस उसके अंदर कितना आ गया था? स्ट्रेस आ गया था उसके अंदर दैट इज 12.5 मेगा पास्कल, और इस टाइम जो स्ट्रेन का वैल्यू था दोस्तों, दैट स्ट्रेन इज इक्वल टू 500 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6। ये स्ट्रेन जो है इसके पास इस टाइम जो स्ट्रेन थी वो ये आ चुकी थी। इफ दिस लोड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि इस टाइम जो लोड है उस लोड को हम लोग क्या कर रहे हैं? लॉन्ग टाइम के लिए उसको होल्ड कर रहे हैं। तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करने का मतलब हो गया सस्टेन्ड लोडिंग। द स्ट्रेन इंक्रीजेस टू 1000 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6। अगर मैं इस लोड को यहीं पे होल्ड कर देता हूं तो ये स्ट्रेन वैल्यू जो है इंक्रीज होके कहां तक आ जाएगी? इंक्रीजेस टू दैट इज द 1000 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6। ये स्ट्रेन यहां तक पहुंच चुका है। In accordance with the provisions of IS 456-2000, considering the long-term effect, the effective modulus of elasticity of concrete is considering this one। तो my dear friends, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट को जो है लॉन्ग टर्म इफेक्ट के करस्पॉन्डिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना है। हम ये जानते हैं दोस्तों, लॉन्ग टर्म ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया जाता है ECL इज इक्वल टू EC अपॉन 1 प्लस थीटा। तो माय डियर फ्रेंड्स, EC क्या होता है? EC होता है 5000 रूट FCK। व्हाट इज द FCK? FCK इज द 25 एंड ये हो जाएगा दिस इज द 1 प्लस थीटा। व्हाट इज द थीटा हियर? थीटा कहलाता है क्रीप कोएफिशिएंट। ये कहलाता है दोस्तों क्रीप कोएफिशिएंट, और क्रीप कोएफिशिएंट का जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाएगा? क्रीप कोएफिशिएंट का जो वैल्यू है वो हो जाएगा दैट इज क्रीप स्ट्रेन, दैट इज द क्रीप स्ट्रेन डिवाइडेड बाय इलास्टिक स्ट्रेन, अब क्रीप स्ट्रेन क्या होता है? क्रीप स्ट्रेन माय डियर फ्रेंड्स ये होता है, जब हम लोगों ने क्रीप के लिए जब कर्व बनाया था तो हमने क्या देखा था? इलास्टिक तक जब आप लोड अप्लाई करते जाते हैं तो सबसे पहले इलास्टिक लिमिट आती है, उसके बाद में इलास्टिक रेंज आती है, यानी कि इलास्टिक प्रॉपर्टी के अंदर किसी भी तरह का क्रीप नहीं होता है। और इस टाइम जब लोड रहता है उसको हम लोग होल्ड कर देते हैं, यानी कि सस्टेन लोडिंग कर देते हैं, एंड देन उसके बाद में ये वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती जाती है। अब ये क्या कह रहा है कि जब स्ट्रेस इतनी आए, जब जो है इलास्टिक पॉइंट के टाइम स्ट्रेन का वैल्यू कितना था? स्ट्रेन का वैल्यू था हमारे पास दोस्तों दिस इज 500 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6। स्ट्रेन का वैल्यू था इतना, दैट इज द इलास्टिक स्ट्रेन। फिर हमने लोड को यहीं कांस्टेंट रखा बिना चेंज किए, और ये वैल्यू जो है इंक्रीज होके कितना हो गया? ये वैल्यू दोस्तों इंक्रीज होके हो गया तुम्हारे पास दैट इज द, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूं तो दिस वैल्यू इज द 1000 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6, और ये वैल्यू इतनी है। हम ये जानते हैं अच्छे से दोस्तों, क्या जानते हैं कि भाई इसके बाद में, यानी कि ये वाली जो स्ट्रेन होती है इसको हम लोग बोलते हैं क्रीप स्ट्रेन।
इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों क्रीप स्ट्रेन के द्वारा। दिस इज द क्रीप स्ट्रेन, ये हो जाएगा क्रीप स्ट्रेन। क्लियर हो गया। तो हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले यहाँ पे जो है वो क्रीप स्ट्रेन का वैल्यू चाहिए। तो क्रीप स्ट्रेन क्या होगा, इस पूरे में से ये माइनस कर दूं तो ऑटोमेटिकली मुझे क्रीप स्ट्रेन मिल जाएगा। तो क्रीप स्ट्रेन होगा दोस्तों हमारे पास, दैट इज द थीटा इज इक्वल टू 1000 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 500 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय इलास्टिक स्ट्रेन। दिस इज द इलास्टिक स्ट्रेन। सो ये हो जाएगा 500 इंटू 10⁻⁻6। क्लियर। तो 1000 में से 500 गया तो 500 बचा, 500 इंटू 10⁻⁻6 और डिनोमिनेटर में भी यही वैल्यू है। सो यहां से जब आप सोल्व करेंगे देन थीटा विल बी 1, थीटा विल बी 1। और ये क्रीप स्ट्रेन के कर्व को लेके यूज किया हुआ है। सो इट इज वेरी इजी। तो यहाँ पे भाई हमारे पास वैल्यू कितना आ गया, थीटा का वैल्यू आ गया क्रीप स्ट्रेन डिवाइडेड बाय इलास्टिक स्ट्रेन, और थीटा का वैल्यू जब आप इसको सोल्व करेंगे वैल्यू पुट करके, सो वैल्यू इज द 1 और सो दिस इज द 1। तो यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो ये क्या बन जाएगा, ECL बन जाएगा। ये 25 का 5 से इसे मल्टीप्लाई होगा तो 25,000 डिवाइडेड बाई 2 तो 12,500 मेगा पास्कल। सो दिस इज द 25,000 divided by 2, so this value will be 12,500 megapascal. So this is your answer, this is your answer 12,500। आपको ओनली डिजिट पुट करना है क्योंकि मेगा पास्कल यहाँ पे लिखा हुआ है। सो जो चीज हमने लेक्चर में देखी थी वही चीज आपको यहाँ पे पूछी गई है, और उसका वैल्यू निकालना कैसे वो भी आपको बता रखा था, मैंने क्लास में भी सिखाया था और यहाँ पे भी प्रॉब्लम इसमें पूछा गया है। सो सिंपल, बस आपको ये ध्यान रखना दोस्तों कि कौन सा पैरामीटर किसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। क्रीप स्ट्रेन कभी भी इलास्टिक रेंज में नहीं होगी। इलास्टिक के अंदर हम लोग क्रीप को नहीं मानते हैं, हम ये बोलते हैं कि भाई अगर आप लोड को रिलीज करेंगे वापस वो अपने पोजीशन पे चला जाएगा और रिकवर हो जाएगा, किसी तरह का परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगा। दैट इज द वन। और मटेरियल हमेशा सिमिलर तरीके से बिहेव करेगा जैसा वो ओरिजिनली था। तो ये हमें जो है क्रीप को लेके बात करते हैं। चलिए, सो दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2019 के अंदर ही आ रखा है। In the context of provisions relating to durability of concrete, consider the following assertions। पहला दे रखा है एज पर IS 456/2000 एयर एंट्रेनमेंट ऑफ एज पर IS 456/2000 एयर एंट्रेनमेंट to the extent of 3 degree to 6 degree is required for the concrete exposed to marine environment। तो मेरीन एनवायरमेंट के लिए जो है आपके पास में जो कंक्रीट यूज किया जाता है या एयर एंट्रेनमेंट में हम लोग अलाउ करते हैं, यानी कि एयर का कंक्रीट में जो अलाउ करते हैं, क्यों अलाउ करते हैं, ताकि कंक्रीट प्रॉपर तरीके से अपनी स्ट्रेंथ गेन कर ले। देखिए दो सिचुएशन होती है, या तो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना जिसको जैसे स्ट्रक्चर होता है मेरीन स्ट्रक्चर, दूसरा होता है थॉविंग और फ्रीजिंग नेचर जैसे जम्मू एंड कश्मीर में है। तो उस नेचर में ऑलरेडी मॉइस्चर इतना ज्यादा होता है कि कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ क्विकली गेन नहीं कर पाता है या प्रॉपर अपनी स्ट्रेंथ नहीं दे पाता है। तब उस केस के अंदर हम लोग कुछ एयर वॉइड्स या एयर एंटरटेनमेंट जो है हम लोग उसमें अलाउ करते हैं ताकि कंक्रीट प्रॉपर तरीके से जो है अपनी स्ट्रेंथ गेन कर ले। तो उसके लिए जो कंडीशन दी जाती है वो कंडीशन दी जाती है दैट इज कि भाई जो एयर ये जो हम जो अलाउ कर सकते हैं एयर को वो 3 to 6% रहता है। और ये एक फैक्ट है जो IS कोड में दे रखा है, जो आपको ध्यान रखना है, इतना अलाउ किया जाता है। सो दिस एज पर IS 456 दिस स्टेटमेंट इज द राइट। नाउ नेक्स्ट क्या कह रहा है, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा ये कह रहा है दोस्तों द इक्विवेलेंट एल्कली कंटेंट इन टर्म्स ऑफ N2O इक्विवेलेंट टू इन टर्म्स ऑफ N2O इक्विवेलेंट फॉर
cement containing 1% and 0.6% of Na2O and K2O respectively is approximately 1.4 rounded to 1 decimal place. देखिए अगर मैं एल्कली कंटेंट के लिए बात करता हूं, इक्विवेलेंट एल्कली कंटेंट के लिए अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो इसका जो रिलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास दैट इज इक्विवेलेंट ये आपको दिया जाएगा दैट इज माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो रिलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास Na2O प्लस 0.658 K2O इक्विवेलेंट एल्कली कंटेंट जो दिया जाता है वो दिया जाएगा दोस्तों आपके पास दैट इज Na2O प्लस 0.658 K2O। अब यहाँ पे आपको जो है रेस्पेक्टिवली डेटा क्या क्या दे रखा है, Na2O दे रखा 1% एंड K2O दे रखा 0.6%। तो पुट द वैल्यू यू विल गेट द आंसर। और ये एल्कली कंटेंट का रिलेशन है जो आपको ध्यान रखना है एज पर IS 456। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपके पास में दोस्तों, दिस इज द 1% ऑफ Na2O प्लस 0.658 इंटू 0.6%, सो मैं 6% K2O, सो दिस इज द 1। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, इसको हटा देता हूं, दिस इज गोइंग टू बी 1% और ये हो जाएगा कुछ ऐसे, और ये आपके पास में रिलेशन आ जाएगा कुछ इस तरीके से। आपने सारा डेटा अकॉर्डिंगली पुट कर दिया, लुक एट दिस। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में दैट इज 1% डिवाइडेड बाय 0.658 इंटू सो दिस वैल्यू विल बी, अच्छा पर इसको अगर हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, दिस वैल्यू विल बी 1.3948। तो ये हो जाएगा दोस्तों दैट इज 1.3948। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें कहां तक बताना है, राउंडेड टू द 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस के लिए इसका वैल्यू हो जाएगा 1.4%। तो यानी कि आपके पास जो इक्विवेलेंट एल्कली कंटेंट के लिए Na2O के रेस्पेक्ट में हमें बताना था, तो वो रिलेशन हो जाएगा 1% Na2O प्लस 0.658 K2O। तो जब आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये कह रहा है कि भाई इसका वैल्यू 1.4% के लगभग होगा। सो दैट्स राइट, 1.4% के लगभग आ रहा है। सो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों दैट इज बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, करेक्ट हैं ये। तो यहां पे दोस्तों ये हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द करेक्ट, तो दोनों सही है। 1 ट्रू एंड 2 फॉल्स, नहीं गलत। 1 एंड 2 आर ट्रू, सो दोनों सही है, बाकी सारे गलत हो गए। तो दिस इज द पॉइंट जिसके द्वारा आपको कैलकुलेट करना रहता है, और ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, एल्कली कंटेंट के लिए ये रिलेशन वैलिड रहता है। नेक्स्ट वन, for M25 concrete with the creep coefficient of 1.5, the long-term static modulus of elasticity expressed in megapascal as per the provision of IS 456-2000 is। ये कह रहा है कि लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होगा। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग क्या देते हैं, ECL इज इक्वल टू EC अपॉन 1 प्लस थीटा, जहां पे EC को हम लोग लिखते हैं 5000 रूट FC के डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा, तो यहां से जब हम लिखेंगे दैट इज द ECL इज इक्वल टू 5000 रूट FC के, दिस इज द 25 डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा, क्रीप कोएफिशिएंट दैट इज द 1.5। सो जो भी इसका आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। तो ECL का वैल्यू कितना आ रहा है यहां पे जब आप सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 5000 रूट FC के डिवाइडेड बाय 2.5, सो दिस वैल्यू विल बी 10,000।
दिस वैल्यू विल बी 10,000 मेगा पास्कल। 10,000 मेगा पास्कल, तो मेगा पास्कल दे रखा है तो हमें यहाँ पे फिल करना होगा, दैट इज द 10,000, दिस इज द 10,000। सिंपल, सो सिंपल पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाली चीज थी, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, 2007 में पूछा गया। क्या है ये? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। ये कह रहा है कि ईसी का वैल्यू इंक्रीज होगा जब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज होती है। तो इसका रिलेशन हम लोग ये जानते हैं दोस्तों, ईसी इज इक्वल टू 5000 रूट एफ सी के। तो जैसे जैसे एफ सी के इंक्रीज होगा वैसे वैसे ईसी इंक्रीज होगा, यानी कि ईसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफ सी के। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द ट्रू। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया, सही है ये। इंक्रीज हो रहा है विथ इंक्रीज इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा, ब्रिटलनेस ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेस विथ डिक्रीजेस इन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। ये कह रहा है दोस्तों कि भी ब्रिटलनेस जो है वो इंक्रीज होगी, ज्यादा ब्रिटल होगा अगर मैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट को यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कम करता हूं। तो नहीं यार, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने जब कर्व देखे थे, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व देखे थे, ये पहले स्टेटमेंट का हो गया। दूसरे स्टेटमेंट का, जब हमने डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए कर्व देखे थे तो हमारे पास में कर्व कुछ ऐसे बन के आए थे, और उसके अंदर हम लोग क्या बोल रहे थे, जैसे मान लो ये 15 का है, M15 का, ये हो जाएगा M20 का, और ये हो जाएगा M25 का। अगर मैं इन तीनों ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए अगर बात करता हूं दोस्तों, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, पीक स्ट्रेंथ जो होता है दैट इज द 0.002। लोअर स्ट्रेंथ कंक्रीट जो है ज्यादा डिफॉर्मेशन देती है उसके रेस्पेक्ट में, हाई स्ट्रेंथ के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब लो स्ट्रेंथ कंक्रीट ज्यादा डक्टाइल है किसके रेस्पेक्ट में? हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के रेस्पेक्ट में, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के रेस्पेक्ट में। और इसका अगर मैं उल्टा लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ज्यादा ब्रिटल है लो स्ट्रेंथ कंक्रीट के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब अगर मेरे पास में जितनी ज्यादा हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगी, ब्रिटलनेस उतनी ज्यादा होगी। हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए मुझे ये वैल्यू क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए, यानी कि एफसीके का वैल्यू ज्यादा चाहिए। यानी कि एफसीके अगर मैं ब्रिटलनेस की बात करता हूं तो ब्रिटलनेस क्या हो जाएगा दोस्तों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ाएंगे तो ब्रिटलनेस बढ़ेगी, अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट डाउन करेंगे तो ब्रिटलनेस कम होगी, यानी कि डक्टिलिटी बढ़ेगी। सिंपल। तो ये क्या कह रहा है कि ब्रिटलनेस ऑफ कंक्रीट इंक्रीज होने के लिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट का इंक्रीज होना जरूरी है। यानी कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट का मतलब एफसीके इंक्रीज होना जरूरी है, और एफसीके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के रेस्पेक्ट में दिया जाता है। तो इसका मतलब जिस क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसका एफसीके ज्यादा होगा, एफसीके ज्यादा होगा तो ब्रिटलनेस बढ़ेगी। नाउ रीड द स्टेटमेंट, ब्रिटलनेस ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन करना, डिक्रीज नहीं, ये इंक्रीज होना चाहिए था, इंक्रीज इन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तीसरा देखते हैं, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ है, शेयरिंग वाला पार्ट नहीं हुआ है। तो ये चीज जो है चूंकि ये सीक्वेंस में आपको लेक्चर मिल रहे हैं तो आपको अभी मैं बोल देता हूं कि ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जब आप पूरा सिलेबस करके दोबारा अगर क्वेश्चन को रिवाइज करोगे देन यू कैन अंडरस्टैंड जो अभी मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भाई शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेस विथ द इंक्रीज इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होता है? शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट दिया जाता है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो दिया जाएगा वो दिया जाता है दोस्तों दैट इज द टाउ सी। और टाउ सी के बारे में हम लोग ये जानते हैं, टाउ सी डिपेंड करता है, टाउ सी डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन, पहला हो जाएगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट,
ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड परसेंटेज ऑफ स्टील, एंड परसेंटेज ऑफ स्टील, परसेंटेज ऑफ स्टील। तो जब आप पूरा सिलेबस एक बार कर लोगे, दोबारा गेट के क्वेश्चन बनाओगे, मतलब क्वेश्चन को रिवाइज करना तो जरूरी है, तब आपको ये सारा पॉइंट समझ में आएगा। और शेयर में ऑलरेडी सारा जो है समझा भी दूंगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई टाउसी जो है किस किस पे डिपेंड कर रही है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे और परसेंटेज ऑफ स्टील पे। यानी कि ये बोल सकता हूं मैं दोस्तों कि भी टाउसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफसी के, टाउसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफसी के। और जो टेबल दे रखा है वो टेबल में जैसे जैसे आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ाते जाते हैं टाउसी का वैल्यू बढ़ता जाता है। क्लियर है? इसका मतलब टाउसी का वैल्यू इंक्रीज होगा अगर आपने ग्रेड ऑफ कंक्रीट इंक्रीज किया है तो। अब देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यानी कि टाउसी इंक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। दैट्स राइट स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट सही है। अब पूछो आपसे, अब देखो क्या पूछा गया है, यहां पे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है या ट्रू स्टेटमेंट पूछा है। तो यहां पे हो जाएगा दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, तो 1 and 3 इज द राइट आंसर। सो 1 and 3 इज द राइट आंसर, सो दिस इज द डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जो भी स्टेटमेंट है आपको जो सिखाया गया क्लास के अंदर उसको अप्लाई करिए और उसको टिक करते जाइए, जो सही है उसको सही और जो गलत है उसको क्रॉस करके। देन रीड द स्टेटमेंट। कई बार ऐसा रहता है कि भी हमें फॉल्स स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है और पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन जो दिया रहता है वो ट्रू के रेस्पेक्ट में रहता है। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। तो इसके अंदर हो जाएगा डी विल बी द करेक्ट वन, क्योंकि ये दोनों ही सही है, दूसरा गलत है। तो इसमें आप देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट वन, गेट 2005 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, क्या कह रहा है ये, इन ए रैंडम सैंपलिंग प्रोसीजर फॉर क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट वन सैंपल कंसिस्ट ऑफ एक्स नंबर्स ऑफ स्पेसिमेन, these specimen are tested at 28 days and average strength of these X specimen is considered as test result of the sample provided the individual variation in the strength of specimens is not more than plus minus 15% of the average strength. The values of x and y as per IS 456/2000 are। ये स्टेटमेंट इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने से पता चल रहा है कि ये जो है वो यूज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में दिया गया है। कैसे दिया गया है? तो माय डियर फ्रेंड्स, यूज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के अंदर मैंने आपको दो कंडीशन लिखाई थी। यूज ऑफ एफसीके के अंदर मैंने आपको दो कंडीशन लिखवाई थी। पहली कंडीशन ये था कि स्ट्रेंथ ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग कंजुगेटिव टेस्ट रिजल्ट शुड नॉट लेस देन मैक्सिमम ऑफ एफसीके प्लस 0.825 सिग्मा और एफसीके प्लस 3। ये पहली कंडीशन थी, उसको लेके तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या कहता है? दूसरी कंडीशन ये कहता है दोस्तों, टेस्ट रिजल्ट शुड बी। अब इसके बाद में दो कंडीशन देता है। पहला बोलता है शुड बी एवरेज ऑफ एटलीस्ट 3 स्पेसिमेन, कम से कम जो है दोस्तों 3 स्पेसिमेंस का एवरेज होना चाहिए। दूसरा कहता है इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट शुड नॉट वेरी बाय प्लस माइनस 15% ऑफ एवरेज, प्लस माइनस 15% ऑफ एवरेज। ये सेकंड कंडीशन कहता है, दिस इज द सेकंड कंडीशन। और ये क्वेश्चन इसी के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपको, दैट इज वन सैंपल, एक सैंपल में कितने नंबर ऑफ स्पेसिमेन होने चाहिए। तो एक सैंपल में हमारे पास कम से कम 3 नंबर ऑफ स्पेसिमेन होने चाहिए। तो x का वैल्यू हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर ए और सी गलत हो गए। आगे कह रहा है कि दीज स्पेसिमेन आर टेस्टेड एट 28 डेज एंड एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ, इन तीनों सैंपल का
कंसिडर एज द टेस्ट रिजल्ट, इन तीनों का जो स्ट्रेंथ आ रहा है उसको मैं टेस्ट रिजल्ट के तौर पे कंसिडर कर रहा हूं मैं एवरेज स्ट्रेंथ को, प्रोवाइडेड द इंडिविजुअल वेरिएशन इन द स्ट्रेंथ, इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट of this specimen not more than plus minus y%, not more than plus minus y% of the average, तो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ये वैल्यू आईएस कोड के करस्पॉन्डिंग गिवन है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द 3 और 15 रेस्पेक्टिवली, सो डी विल बी द करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें आपके एग्जाम के अंदर जो है आप लोगों से पूछी गई हैं। चलिए नेक्स्ट वन, गेट 2002 के अंदर क्वेश्चन आ रखा है। तो इसमें आपको क्या बोला गया, इसमें आपको बोला गया क्वेश्चन ये है, लिस्ट वन कंटेन्स सम प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट एज वेल एज सीमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट और सीमेंट दे रखा है, एंड लिस्ट टू कंटेन्स लिस्ट ऑफ सम टेस्ट ऑन कंक्रीट सीमेंट, मैच द प्रॉपर्टी विद द करस्पॉन्डिंग टेस्ट। आपको क्या करना है, इनको मैच करना है, कौन सा किसके लिए होगा, कौन सा किसके लिए होगा वो हमें देखना है। चलिए तो यहां पे अगर हम देखें दीज आर द ऑप्शंस। चलिए तो इसके लिए बात करते हैं क्या होगा दोस्तों। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए हम बात करते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट जो है किसके द्वारा मेजर की जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मेजर की जाएगी दैट इज वीबी टेस्ट के द्वारा। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मेजर की जाती है वीबी टेस्ट के द्वारा। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मेजर किया जाता है सिलेंडर यानी कि स्प्लिटिंग टेंसाइल टेस्ट के द्वारा, सिलेंडर यानी कि स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ के द्वारा। सो दिस इज द वन। तो ए का हो गया 2, ए का हो गया 2, बी का हो गया 1, बी का हो गया 1, तो मेरे पास में ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। फिर अगर हम देखें तो सी का 5 होगा, तो इसमें हम देखें तो पहले इसको देख लेते हैं, बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील, ये होता है पुल आउट टेस्ट के द्वारा, तो ये 5 सी हो जाएगा 5 के द्वारा, 5 के द्वारा। नाउ नेक्स्ट दे रखा है दोस्तों दैट इज फाइनेस ऑफ सीमेंट। फाइनेस ऑफ सीमेंट हम किसके द्वारा मेजर करते हैं, तो मैंने आपको बताया था सेडिमेंटेशन के द्वारा, एंड सेडिमेंटेशन के द्वारा, एयर परमेबिलिटी के द्वारा और साउंडनेस के द्वारा। तो यहां पे अगर हम देखें तो किस किस के द्वारा हो जाएगा ये फाइनेस ऑफ सीमेंट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, फाइनेस मॉडुलस टेस्ट ये नहीं होगा, सरफेस एरिया टेस्ट, सरफेस एरिया का मतलब है सेडिमेंटेशन टैंक जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी के द्वारा टेस्ट किया जाता है। सो दिस इज द 3 मेथड होते हैं, एक हो जाएगा सीयू मेथड के द्वारा, दूसरा हो जाएगा एयर परमेबिलिटी, तीसरा हो जाएगा सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो ये जो है सरफेस एरिया टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, एयर परमेबिलिटी टेस्ट के द्वारा हम इसको जानते हैं। सो दिस इज द वन। तो इसका हो जाएगा ए का बन रहा है मेरे पास, ए का कौन सा बन गया, ए का बन गया 2, अच्छा ये हो गया, सी का 5 हो गया, डी का कौन सा है, डी का हो जाएगा 3, तो डी का हो जाएगा 3। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट, ये गलत है। क्लियर है दोस्तों। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके पास में जो है वो गेट के पीवाईक्यू हैं जो अभी तक एग्जाम के अंदर आप लोगों से पूछे गए हैं। और बेसिक पार्ट अगर मैं इसको देखता हूं दोस्तों, तो मेरे पास में जो क्वेश्चन आ रखे हैं, अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करूं, तो ऑब्जर्व करने से क्या पता चल रहा है, 2005 या 5 तक मान लो, तो उसके आसपास जो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस किया गया था। जितने भी क्वेश्चन हमने कंक्रीट टेक्नोलॉजी के देखे हैं, वो सारे के सारे जो है वो 2000 के आसपास के हैं, 2005 के लगभग या उससे पहले के हैं। उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बेसिकली पूछे गए हैं आरसीसी वाले पार्ट को लेके। आरसीसी वाले पार्ट का मतलब फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, एफसी के क्या होता है, डेफिनेशन को चेंज कर दिया, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बना दिए।
2005 के बाद से जो है आरसीसी में जो ट्रेंड बना है वो ये है। 2005 से पहले का जो ट्रेंड है ज्यादा फोकस किया गया कंक्रीट टेक्नोलॉजी पे। सो पर्सनली माय सजेशन ये है कि आप लोग जब प्रॉब्लम बनाए तो पहले जो है अभी जो करंटली जो ट्रेंड चल रहा है उसको लेके मेहनत करिए, क्योंकि पेपर अभी के हिसाब से ही बन रहा है, पुराना वापस नहीं जाना है। गेट के अंदर जो है दोस्तों कंक्रीट टेक्नोलॉजी कंप्लीटली हटा दिया गया है, जितना जरूरत है उतना ही आप लोगों से पूछा जाता है। गेट में कंक्रीट टेक्नोलॉजी का जितना यानी कि कंक्रीट का जितना पार्ट है वही पूछा जा रहा है, और उसको हम लोग आरसीसी के बिगिनिंग में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये आपका बेसिक पार्ट का गेट के पीवाईक्यू थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आरसीसी के सेक्शन को एनालिसिस करना शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम लोग सिंगली, डबली, टी बीम, एल बीम क्या होता है, बाय डब्ल्यूएसएम, एलएसएम, हर एक मेथड को पूरा डिटेल में जानेंगे, और क्या और किस तरीके से हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग स्मूथली देखेंगे। सो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।